नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जो है ज्ञान तिलक आईएएस एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, मैं रुपेश वर्मा आप सभी लोगों का जो है स्वागत करता हूं। आज हम लोग का जो है टॉपिक होने वाला है, कल हम लोग का जो है सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता के संदर्भ में जो है कुछ कंप्लीट हुआ था। लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है या हाई कोर्ट के द्वारा जो रिट जारी किए जाते हैं, और फिर उसके बाद जो हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि जो सर्वोच्च न्यायालय की जो है जो अपीलीय अधिकारिता होती है, ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत है और यह होता क्या है। इन सभी पहलुओं के बारे में जो है आज हम लोग पढ़ेंगे। तो दोस्तों, हम लोग जो है पहले टॉपिक देख लेते हैं, हम लोग क्या पढ़ेंगे। पहला टॉपिक इसमें हम लोग जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो रिट जारी किया जाता है इसको पढ़ेंगे, और दूसरा टॉपिक जो है अपीलीय अधिकारिता, अपीलीय अधिकारिता पढ़ेंगे। और अपीलीय अधिकारिता के अंतर्गत जो है हम लोग जो है अनुच्छेद 132 और 134 संवैधानिक मामलों में अपील, संवैधानिक मामलों में 132 व 134 का के अंतर्गत जो, और फिर इसके बाद जो है हमारा दूसरा जो है टॉपिक होगा इसमें जो है सिविल मामलों में अपील। सिविल मामलों में ये अनुच्छेद जो है 133 के अंतर्गत, और फिर जो है दांडिक मामलों में अपील। दांडिक मामलों में अपील जो है अनुच्छेद 134, 134, और फिर जो है अनुच्छेद 134 के बाद सलाहकारी अधिकारिता पढ़ेंगे। सलाहकारी अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 143 पढ़ेंगे, और फिर इसके बाद जो है सर्वोच्च न्यायालय की जो है हम लोग पुनर्समीक्षा पढ़ेंगे। पुनर्समीक्षा, पुनर्समीक्षा अनुच्छेद 137, अनुच्छेद 137, और जो है अनुच्छेद 138 अभिलेखीय न्यायालय, अभिलेखीय अभिलेखीय न्यायालय, अनुच्छेद 129 बहुत इंपॉर्टेंट है इसको भी, और फिर अनुच्छेद 137, अनुच्छेद 138 जो है आरंभिक अधिकारिता, आरंभिक मतलब अधिकारिता में वृद्धि से संबंधित है, ये अधिकारिता में वृद्धि से संबंधित 138 है। और 139 जो है अनुच्छेद 139, ये जो है रिट में वृद्धि, रिट में वृद्धि। और फिर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हम लोग टॉपिक इसमें जो है कवर करेंगे आज, जो है जैसे सलाहकारी हो गया, और जो है सर्वोच्च या संविधान में शक्ति का स्रोत जो है, या संविधान को जो है संरक्षक किसे कहा जाता है, न्यायिक पुनर्वलोकन को कहा जाता है, इन सभी को हम पढ़ेंगे। तो हम दोस्तों हम लोग जो है पहला स्टार्ट करते हैं जो है रिट, सर्वोच्च न्यायालय की रिट। तो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के द्वारा जो है रिट कब जारी किया जाता है, जैसे जैसे इसमें जो है अनुच्छेद, जब किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो पीड़ित व्यक्ति अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जाता है, और फिर अनुच्छेद 226 के अंतर्गत जो है पीड़ित व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के अलावा जो है हाई कोर्ट जाता है। सुप्रीम कोर्ट 32 और जो है हाई कोर्ट 226 के तहत जाता है। तो जब वहां पर व्यक्ति जाता है पीड़ित व्यक्ति, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है व्यक्ति को उपचार देने के लिए 5 तरीके के रिट जारी करते हैं। रिट, रिट 5 रिट जारी करते हैं, और 5 रिट में जो है इसमें 5 रिट में इसमें पहला हमारा है जो है अधिकार जो है इसमें जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण। जबकि इससे संबंधित कुछ टॉपिक को जो है हम लोग थोड़ा विश्लेषण कल नेक्स्ट वाले क्लास में कर लिए थे। बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया, परमादेश हो गया, परमादेश, और प्रतिषेध, प्रतिषेध, और फिर उत्प्रेषण हो गया, उत्प्रेषण, और फिर अधिकार परीक्षा,
अधिकार परीक्षा। तो दोस्तों जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा जो है व्यक्ति को जो मौलिक उपचार दिया जाता है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है इन्हीं 5 माध्यम से दिया जाता है। अब 5 माध्यम में जो है प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण का क्या अर्थ होता है, मतलब जो है इसी को इंग्लिश में जो है हैबियस कॉर्पस, हैबियस कॉर्पस, हैबियस कॉर्पस कहा जाता है। और इसका अर्थ होता है, अर्थ बार बार जो है परीक्षा में पूछा गया है, इसका अर्थ होता है सशरीर प्रत्यक्ष करना। किसको प्रत्यक्ष करना, बंदी व्यक्ति को जो है सशरीर प्रत्यक्ष करना। अब इसका हम लोग विश्लेषण देखेंगे कि इसमें ये कहा गया है कि जब पुलिस के द्वारा किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उस बंदी व्यक्ति को जो है पुलिस के द्वारा 24 घंटे के अंदर में जो निकट का न्यायालय होता है वहां सशरीर प्रस्तुत करना होता है। जब वहां प्रस्तुत किया जाएगा और न्यायालय जो है, जो निकट का न्यायालय होगा, बंदी व्यक्ति पर लगाए गए आरोपों की जांच करेगा और अगर जांच को जो है सही पाया जाता है तो जो है आगे के लिए कार्रवाई होगा और अगर जांच को जो है गलत पाया जाता है तो न्यायालय के द्वारा वहीं पर उसे जो है छोड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों ये होता है जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण। लेकिन जो बंदी प्रत्यक्षीकरण जो गिरफ्तारी में जो है जो व्यक्ति होता है उसे जो है 24 घंटे तक पुलिस जो है बिना किसी कारण से जो है गिरफ्तार करके जो है जेल में रख सकती है। लेकिन इन 24 घंटों में जो है क्या है कि जो अपराधी व्यक्ति होगा या गैर अपराधी व्यक्ति होगा उसमें जो 24 घंटे रखे जाएंगे उसमें आने और जाने का समय जो है नहीं जोड़ा जाता। तो दोस्तों इस प्रकार जो है ये बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगर हम इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में देखते हैं तो इसमें क्या है, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो है निकट का न्यायालय। क्या है, निकट का न्यायालय जो है। और फिर जो है इसके बाद क्या है 24 घंटा और ये तो जांच करेंगे, जांच करने के बाद जो है कार्रवाई होगा और आने जाने का समय नहीं जोड़ा जाता, आने जाने का समय नहीं जोड़ा जाता। तो दोस्तों इस प्रकार जो है ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, प्री हेबियस कॉर्पस एक क्या है या बंदी प्रत्यक्षीकरण का जो है इसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है। और फिर परमादेश क्या है, परमादेश को जो है अंग्रेजी में जो है मैंडमस कहा जाता है। मैंडमस क्या कहा जाता है, मैंडमस। और इसका क्या अर्थ होता है, हम आदेश देते, परमादेश मतलब हम आदेश देते हैं, हम आदेश देते हैं। हम आदेश देते हैं। ये रिट जो है दोस्तों तब जारी किया जाता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा, परमादेश जो है तब जारी किया जाता है जब कोई सार्वजनिक अधिकारी है और वे अपने दायित्वों का जो है निर्वहन उचित ढंग से नहीं किया है तो ऐसी दशाओं में जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये रिट जारी करके उसके दायित्वों को जो है पूरा कराया जाता है। कोई भी अधिकारी हो सकता है उसमें। तो इसमें क्या इसका होगा, दायित्वों का निर्वहन, दायित्वों का निर्वहन। तो ये चीज, और बार बार इसमें भी क्वेश्चन पूछा गया है मैंडमस क्या है या परमादेश ये क्या है। दोस्तों फिर आता है प्रतिषेध क्या है, प्रतिषेध जो है ये जो है इसे अंग्रेजी में प्रोहिबिशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रोहिबिशन। और इसे जो है इसका अर्थ होता है हम मना करते हैं, मना करने का तात्पर्य क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा जो है दोस्तों यहाँ पर जो है प्रतिषेध रिट तब जारी किया जाता है जब अधीनस्थ न्यायालय ने अपनी अधिकारिता से जो है बाहर जाकर कार्य किया हो। जब अपनी अधिकारिता से जो है जाकर बाहर कार्य किया होता है अधीनस्थ न्यायालय
और विशेषकर तब किया जाता है जब अधीनस्थ न्यायालय जो है, अधीनस्थ न्यायालय में कोई मुकदमा चल रहा है और उस पर अभी सुनवाई जो है या उसका निर्णय नहीं आया है, तो ऐसी दशाओं में जो है क्या किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है प्रस्तावित रिट जारी करके उस जो सुनवाई चल रही है मुकदमे का उसे रद्द घोषित कर दिया जाता है और इसी रिट के माध्यम से उसे ऊपर भेजने के लिए जो है कहा जाता है। सुनवाई को रद्द किया जाता है, इसमें सुनवाई को रद्द किया जाता है और उसे ऊपर भेजने के लिए। तो इसमें उत्प्रेषण क्या है, उत्प्रेषण, उत्प्रेषण का अर्थ है इसमें ऊपर भेजना। किसको ऊपर भेजना, मुकदमे को। उत्प्रेषण हम यहाँ पे इसको जो है लिख दे रहे हैं, उत्प्रेषण, उत्प्रेषण। और उत्प्रेषण रिट जो है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तभी जारी किया जाता है जब अधीनस्थ न्यायालय में जो है मुकदमे पर सुनवाई सुनवाई जो है कंप्लीट हो गया हो और फिर उसके बाद जो है उसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है रद्द घोषित कर दिया जाता है और फिर उसे जो है ऊपर भेजने के लिए जो है कहा जाता है इस रिट के माध्यम से। उत्प्रेषण मतलब ऊपर भेजना। मान लेते हैं सत्र न्यायालय में जो है मुकदमा, वहां पर जो है सत्र न्यायालय ने किसी मुकदमे पर जो है निर्णय दे दिया है और उस निर्णय में जो है कोई विधि का सार्वंक प्रश्न निहित हो या कोई संवैधानिक मामला हो जो सत्र न्यायालय की अधिकारिता से जो है बाहर हो, तो ऐसे निर्णय को जो है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जो है रद्द कर सकता है और उसे ऊपर के न्यायालय में जो है भेजने के लिए कह सकता है। तो उत्प्रेषण की रिट जो है तब जारी की जाती है। इसका अर्थ है ऊपर भेजना, ऊपर भेजना, ये है। दोस्तों अधिकार परीक्षा, राइट क्वारंटो जो है ये क्या है, अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा जो है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तभी जारी किया जाता है, इसमें जो है इसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये पूछा जाता है किसी अधिकारी से, जैसे कोई अधिकारी है और किसी अधिकारी ने जो है अवैध ढंग से किसी पद को अपना लिया है, तो इसी रिट के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट जो है पूछता है कि आपने यह अधिकार जो है किस माध्यम से ग्रहण किया या किस अधिकार से ग्रहण किया। तो इसमें जो है कारण बताओ नोटिस जो है जारी किया जाता है और उसकी जांच पड़ताल जो है किया जाता है। तो अधिकार परीक्षा में क्या है, अधिकार परीक्षा में जो है इसमें अवैध पद, कोई व्यक्ति है जो अवैध पद धारण किया होता है, इसमें कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है, नोटिस जारी किया जाता है, किया जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार जो है ये आप लोग का जो है ये रिट जो है कंप्लीट हुआ, सुप्रीम कोर्ट का ये रिट था, सुप्रीम कोर्ट का। अब इसके बाद जो है ये तो कंप्लीट हुआ, इसमें जो बार बार क्वेश्चन पूछा गया है हमने जो है सभी महत्वपूर्ण तथ्य को जो है इसमें दे दिए हैं। अब इसके बाद जो है दोस्तों हमारा स्टार्ट होता है दूसरा टॉपिक जो है अपीलीय अधिकारिता। सुप्रीम कोर्ट की अपीलीय अधिकारिता अनुच्छेद 132 और 134 का के अंतर्गत जो है इसमें क्या कहा गया है। और फिर जो है अपीलीय अधिकारिता हम लोग जो है देखते हैं। अपीलीय अधिकारिता दूसरा है सर्वोच्च न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता, अपीलीय अधिकारिता, अपीलीय अधिकारिता। और अपीलीय अधिकारिता में जो है पहली अधिकारिता ये है कि जो है संवैधानिक मामलों में जो है अपील, पहला क्या है, संवैधानिक, संवैधानिक मामलों में अपील अनुच्छेद 132 एवं 134 का
ये दोस्तों बार बार क्वेश्चन भी जो है परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत संवैधानिक मामलों में अपील, सुप्रीम कोर्ट को किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है अपील करने का अधिकार है। ऐसा अधिकार मतलब जैसे कोई मामला है और उस मामले में जो है कोई संवैधानिक प्रश्न निहित हो, तो ऐसे मामलों को सुप्रीम कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है तभी जा सकता है जब हाई कोर्ट ने जो है हाई कोर्ट ने इस प्रश्न पर जो है या इस मामले में जो है ऐसा प्रमाण पत्र दे दिया हो कि ये बोल दे कि यह जो है मामला सुप्रीम कोर्ट में दायर करने योग्य है, तभी जो है इसे सुप्रीम कोर्ट के पास जो है ये जा सकता है। इसमें क्या है, अगर इसको हम संवैधानिक रूप से जो है अगर पढ़ते हैं तो इसका तो अनुच्छेद जो है हमने बता दिया, और फिर इसके बाद जो है दोस्तों इसमें जो है संवैधानिक मामलों में अपील, किसी मामले में जब किसी मामले में जो है कोई संवैधानिक प्रश्न निहित होता है और उस प्रश्न जब जो प्रश्न निहित होता है तो ये प्रश्न या ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट तभी जा सकता है जब उच्च न्यायालय ने जो है क्या कह दिया हो, जब उच्च न्यायालय ने जो है प्रमाण पत्र दे दिया हो कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में दायर करने योग्य है और इसकी सुनवाई जो है केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट ही कर सकता है। हाई कोर्ट द्वारा प्रमाण पत्र विधि का सारांश, संवैधानिक प्रश्न निहित हो, कोई संवैधानिक प्रश्न निहित हो और हाई कोर्ट जो है प्रमाण दे दिया हो कि यह सुप्रीम कोर्ट में ही जो है दायर करने योग्य है, दायर या अपील करने योग्य है, अपील करने योग्य है। तो ये चीज हुआ हमारा। और फिर जो है दोस्तों दूसरा हमारा आता है सिविल मामलों में, सिविल मामलों में अपील, सिविल मामलों में अपील। ये जो है सुप्रीम कोर्ट की ये दूसरा है अनुच्छेद 133, अनुच्छेद 133। तो दोस्तों इसमें सिविल मामलों में अपील अनुच्छेद 133 के अंतर्गत जो है प्रावधान किया गया है। अब जैसे सिविल मामला क्या होता है, सिविल मामले का तात्पर्य यहाँ पर जो है जमीन जायदाद से संबंधित जो मुकदमा होता है उसी को ही सिविल मामला कहा जाता है। और ऐसे मामलों को जो है उच्च मतलब सुप्रीम कोर्ट में तभी अपील किया जा सकता है जब उच्च न्यायालय ने जो है यह प्रमाण पत्र दे दिया हो कि यह मुकदमा जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है अपील करने योग्य है, तभी यह दायर किया जा सकता है। जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में या शहरी क्षेत्रों में कहीं पर भी मकान से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न होता है, जमीन खेत से संबंधित या कृषि क्षेत्र से संबंधित से जो विवाद उत्पन्न होता है वो पहले सत्र न्यायालय में जाएगा, सत्र न्यायालय के बाद फिर उच्च न्यायालय जाएगा और उच्च न्यायालय के बाद ही वह सुप्रीम कोर्ट जाएगा। क्यों? क्योंकि भारत में जो न्यायालय पाए जाते हैं ये सोपानुवत क्रम में पाए जाते हैं। कोई भी व्यक्ति जो है किसी भी मामले को सीधे सुप्रीम कोर्ट में जो है दायर नहीं कर सकता है, वह जो है एक के बाद जो है सुप्रीम कोर्ट होते हुए मतलब लोअर कोर्ट से होते हुए उच्च न्यायालय और जो है सुप्रीम कोर्ट जाता है। ये तो सिविल मामला हो गया जमीन जायदाद से संबंधित। जमीन जायदाद से संबंधित मुकदमा। और फिर इसके बाद जो है हम लोग का आता है दांडिक मामलों में अपील। तीसरा क्या है, दांडिक मामलों में अपील, अनुच्छेद 134। इसमें क्या कहा गया है, इसमें जो है दोस्तों जो है इसमें ये दांडिक मामला किसे कहा जाता है या पहले देख लेते हैं। इसे अनुच्छेद 134 के अंतर्गत इसका प्रावधान किया गया है। और फिर जो है दांडिक मामले उसी कहा जाता है जो फौजदारी से संबंधित होता है, मारपीट
कत्ल, मर्डर इत्यादि से जो संबंधित होता है उसी को ही फौजदारी 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 मारपीट, वाद विवाद, कत्ल, तो ऐसे संबंधित जो मुकदमे होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट में जो है तभी दायर किए जा सकते हैं जब हाई कोर्ट ने जो है यह प्रमाण दे दिया हो कि यह मुकदमा जो है सुप्रीम कोर्ट में दायर करने योग्य है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर मारपीट होता है, वाद विवाद होता है या कत्ल मर्डर एक पक्ष से दूसरे पक्ष में होता है तो आप जो है सुप्रीम कोर्ट सीधे नहीं मुकदमा दायर कर सकते हैं। इसमें ये इन दशाओं में किया जा सकता है, जैसे जिला सत्र न्यायालय है, जिला सत्र न्यायालय ने जो है क्या कर दिया हो, किसी व्यक्ति को फांसी की सजा दे दिया हो और हाई कोर्ट ने या उच्च न्यायालय ने जो है उसे माफ कर दिया हो, तो या उच्च न्यायालय ने किसी व्यक्ति को फांसी दे दिया हो, तभी यह मुकदमा जो है सुप्रीम कोर्ट में दायर किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। उदाहरण जो है सत्र न्यायालय किसी व्यक्ति को फांसी की सजा दे दिया गया हो, हाई कोर्ट ने माफ कर दिया हो और फिर यह हाई कोर्ट ने जो है फांसी की सजा दे दिया हो, तो ऐसी दशा में तब आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, तो दोस्तों ये रहा आपका जो है दांडिक मामलों में इसका मेन चीज अनुच्छेद पूछा जाता है और ये जो है मारपीट, वाद विवाद, कत्ल, मर्डर इत्यादि से संबंधित जो मुकदमा होता है उसे फौजदारी कहा जाता है। और हमने जो है उदाहरण भी आप लोग को दिया कि जो है सत्र न्यायालय जो है जब किसी व्यक्ति को जो है फांसी की सजा देता है और हाई कोर्ट उसे माफ कर देता है, या हाई कोर्ट के द्वारा किसी व्यक्ति को फांसी की सजा दे दिया जाता है, तभी यह मामला सुप्रीम कोर्ट में अपील किया जा सकता है। तो ये दोस्तों जो है कंप्लीट हुआ। अब हमारा जो है नेक्स्ट आता है अभिलेखीय न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट अभिलेखीय न्यायालय अनुच्छेद 129 के अंतर्गत जो है इसका प्रावधान किया गया है। अभिलेखीय न्यायालय क्या होता है? संविधान के अनुच्छेद 129 के अंतर्गत जो है संविधान में अभिलेखीय न्यायालय का प्रावधान किया गया है। अब अभिलेखीय जो न्यायालय होता है यह जो है इसमें क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो निर्णय दिया जाता है वो क्या किया जाता है, एक साक्ष्य के रूप में जो उसे रखा जाता है। क्यों? क्योंकि उस साक्ष्य का मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण जो है योगदान होता है। कहाँ पे होता है? ये जो जैसे सुप्रीम कोर्ट है किसी मामले पर जो है कोई मुकदमे की सुनवाई कर रहा है और निर्णय दे रहा है, तो उसका टेप या रिकॉर्डर के रूप में जो है उसके दिए गए निर्णय को संरक्षित रखा जाता है। इसलिए रखा जाता है कि ताकि जो है अगर उच्च न्यायालय में इससे संबंधित कोई मुकदमा जो है आता है तो उसे सुप्रीम कोर्ट में जो है जो साक्ष्य के रूप में रखा गया है अभिलेख के रूप में, उसे उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किया जा सके। जब वहां पर प्रस्तुत किया जाएगा तो इससे जो है क्या होगा, उच्च न्यायालय में जो है समय की बचत होगी और जो है कई दशाओं में जो है हर चीज का जो है इसमें महत्वपूर्ण होता है। तो दोस्तों ये जो है अगर हम इसमें अभिलेखीय न्यायालय को देखते हैं, अभिलेखीय न्यायालय अभिलेखीय न्यायालय अनुच्छेद 129 सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अनुच्छेद 215 के अंतर्गत जो है हाई कोर्ट को अभिलेखीय न्यायालय कहा जाता है। लेकिन इसमें जो है अभिलेखीय न्यायालय इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का जो है साक्ष्य महत्व होता है, साक्ष्य महत्व होता है और इसे जो है टेप या रिकॉर्डर या अभिलेख के रूप में जो है इसे संरक्षित रखा जाता है। अब संरक्षित क्यों रखा जाता है? ताकि हाई कोर्ट में अगर कोई मुकदमा जो है कोई
कोई मुकदमा आता है, इससे संबंधित कोई मुकदमा चलता है, तो इससे जो है यहीं पर साक्ष्य के रूप में जो है प्रस्तुत किया जाएगा, जिससे क्या होगा, न्यायालय को जो है समय की बचत होगी, समय की बचत, ये चीज। और फिर इसके बाद जो है हम लोग का जो है आता है जो है अनुच्छेद 129 हो गया। हम लोग अनुच्छेद 129 के बाद जो है पढ़ लेते हैं अनुच्छेद 136, सुप्रीम कोर्ट की जो है विशेष अपीलीय अधिकारिता। बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार पेपर में आया है, जो है अनुच्छेद 136 विशेष अपीलीय अधिकारिता, विशेष अपीलीय अधिकारिता। विशेष अपीलीय अधिकारिता, ये जो है सुप्रीम कोर्ट का जो है अनुच्छेद 136 के अंतर्गत जो है सुप्रीम कोर्ट को विशेष अपीलीय अधिकारिता जो है इसे इसलिए प्राप्त है क्योंकि ये जो है सुप्रीम कोर्ट की विवेकाधीन शक्ति है, ये विवेकाधीन अधिकारिता है, सुप्रीम कोर्ट की विवेकाधीन अधिकारिता है। और सुप्रीम कोर्ट इसी अधिकारिता का प्रयोग करके जो है भारत के किसी भी राज्य के न्यायालय में चल रहे मुकदमे को अपने पास मंगवा सकता है इसी अधिकारिता के अंतर्गत। जैसे मान लेते हैं कि उत्तराखंड में या उत्तर प्रदेश में या पंजाब में या हरियाणा में, मतलब भारत के किसी राज्य में, चाहे उच्च न्यायालय में चाहे सत्र न्यायालय में, अगर मुकदमा जो है चल रहा है और उसमें विधि का कोई सारांश प्रश्न निहित है, तो ऐसे मुकदमे को जो है सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 136 का प्रयोग करते हुए उसे अपने पास अपील के लिए जो है मंगा सकता है। भारत के राज्य क्षेत्र किसी न्यायालय में चल रहे मुकदमे को अपने पास मंगा सकता है। तभी मंगा सकता है जब विधि का कोई सारांश प्रश्न निहित हो, विधि का सारांश प्रश्न निहित हो। दोस्तों आज हम लोग का जो है क्लास थोड़ा सेशन लंबा होने वाला है, क्योंकि आज जो है सुप्रीम कोर्ट जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जो है अनुच्छेद 136 है। और जो है अगर वीडियो जो है अच्छी लगे तो दोस्तों अधिक से अधिक जो है शेयर करिए, जिससे अधिक से अधिक लोगों को जो है इसका लाभ मिल सके। और फिर इसके बाद जो है अनुच्छेद 136 हो गया। और फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सलाहकारी अधिकारिता। सुप्रीम कोर्ट की जो है सलाहकारी अधिकारिता क्या होती है। सलाहकारी अनुच्छेद 143 इसमें क्या है, सलाहकारी अधिकारिता में जो है इसमें ये कहा गया है कि जैसे अगर राष्ट्रपति जो है किसी जो है संवैधानिक प्रश्न पर कीन कर्तव्य मूड हो जाती हैं, असमंजस की स्थिति उनमें उत्पन्न हो जाती है, तो ऐसी दशाओं में जो राष्ट्रपति हैं वो जो है अनुच्छेद 143 के अंतर्गत जो है इसका प्रयोग करते हुए वे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से, मुख्य न्यायाधीश से जो है सलाह ले सकते हैं। लेकिन जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए सलाह के आधार पर जो है राष्ट्रपति कार्य करने के लिए बाध्य नहीं है, और ना ही सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए बाध्य है। जैसे मान लेते हैं द्रौपदी मुर्मू जी हैं, वो किसी संवैधानिक प्रश्न के संदर्भ में जो है उनमें असमंजस की स्थिति, अस्पष्टता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो वे क्या कर सकते हैं, वे सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे
वो उनसे सलाह ले सकती हैं। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे वो उनको सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है। लेकिन क्या है, अगर देते हैं तो सुप्रीम कोर्ट अर्थात द्रौपदी जो मुर्मू हैं वो जो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिए गए सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। इसमें क्या है, राष्ट्रपति जो है, जब राष्ट्रपति जो है संवैधानिक प्रश्न पर या अस्पष्टता या फिर कीन कर्तव्य मोड़ की स्थिति उत्पन्न होती है, तब जो है राष्ट्रपति क्या करेंगे, ये सुप्रीम कोर्ट से जो है सलाह ले सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या है, ये जो है बाध्य नहीं है। ये क्या है, बाध्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है, सलाह देने हेतु बाध्य नहीं है। और ना ही जो है राष्ट्रपति जो है सलाह को मानने के लिए बाध्य है, ये भी बाध्य नहीं है। मतलब जो है ना तो राष्ट्रपति जो है सलाह को मानने के लिए बाध्य है और ना ही सुप्रीम कोर्ट जो है सलाह देने के लिए बाध्य है। लेकिन क्या है कि राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से सलाह मांग सकता है और वो दे सकते हैं। तो ये दोस्तों जो है सुप्रीम कोर्ट की जो है सलाहकारी अनुच्छेद 143 हो गया। अब फिर इसके बाद जो है हम लोग का फिर पुनर्समीक्षा क्या है, अनुच्छेद जो है 137 के अंतर्गत पुनर्समीक्षा की अधिकारता, मतलब सुप्रीम कोर्ट की पुनर्समीक्षा की अधिकारता। सुप्रीम कोर्ट की पुनर्समीक्षा अधिकारिता, पुनर्समीक्षा की अधिकारता, ये अनुच्छेद 137 के अंतर्गत जो है प्रावधान किया गया है। इसमें जो है दोस्तों ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट जो है अनुच्छेद 137 का प्रयोग करते हुए अपने पूर्व में दिए गए निर्णय को जो है वो बदल सकता है। क्या कर सकता है, पूर्व दिए गए निर्णय को बदल सकता है। पूर्व दिए गए निर्णय को बदल सकता है। ये जो है सुप्रीम कोर्ट की अधिकारता के अंतर्गत आता है। और फिर जो है इसके बाद जो है इसमें हम क्या पढ़ेंगे, तो फिर जो है अनुच्छेद 137 हो गया अधिकारता में वृद्धि। इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट की इनेस्ट है, सुप्रीम कोर्ट की अधिकारता में वृद्धि हेडिंग है, अधिकारता में वृद्धि। अनुच्छेद 138 अनुच्छेद 138 के अंतर्गत जो है सुप्रीम कोर्ट की अधिकारता में वृद्धि का अधिकार जो होता है ये संसद को होता है। किसे, संसद। जो संसद होती है ये सुप्रीम कोर्ट की अधिकारता में जो वृद्धि करती है वो जो है अनुच्छेद 138 के अंतर्गत ही किया जाता है। चाहे उसके अपील में जो है अपीलीय अधिकारता में या दांडिक मामलों में या फौजदारी मामलों में या फिर जो है इसमें सिविल मामलों में जो है या संवैधानिक मामलों में जो भी अधिकारता में वृद्धि किया जाता है वो सुप्रीम कोर्ट अर्थात जो है या संसद के द्वारा अनुच्छेद 138 का प्रयोग करते हुए ही किया जाता है। और फिर इसके बाद जो है हम लोग का लास्ट है ये जो है अनुच्छेद 139
रिट में वृद्धि, सुप्रीम कोर्ट की रिट में वृद्धि, अनुच्छेद 139 सुप्रीम कोर्ट की रिट में वृद्धि, जैसे जो जो हमने बताया था कि जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया, और फिर जो है परमादेश हो गया, और फिर प्रतिषेध हो गया, उत्प्रेषण हो गया, अधिकार परीक्षा, ये क्या है, ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रिट है। तो सुप्रीम कोर्ट के रिट में वृद्धि करने का अधिकार जो होता है वो संसद का होता है। संसद अगर चाहे तो संशोधन करके सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता में, या उसके जो है इसमें रिट की बात की गई है, अधिकारिता की बात जो है यहाँ किया गया है, उसके रिट में जो है वृद्धि कर सकता है। लेकिन साथ ही साथ जो है चाहे उसके उसके शक्ति में जो है वृद्धि कर सकता है। इसमें जो है ये कहा गया है कि संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है, संविधान का संरक्षक जो है सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। और जो है सलाह, बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, अभी इससे संबंधित जो है हम आप लोग को जो है बता देते हैं कुछ। जैसे इसमें समीक्षा समीक्षा 7 से 37 होता है और 7 से समीक्षा होता है, याद करने का ट्रिक है जो है पुनर्समीक्षा, 7 से समीक्षा, 7 से 37, 137 के अंतर्गत समीक्षा है। अधिकारिता, अधिकारता आ से 38, आ से जो है अधिकारता, इसको जो है ऐसे जो है याद कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार जो है ये आज जो है सुप्रीम कोर्ट का जो है हमारा सिलेबस के हिसाब से, प्रैक्टिस सेट के हिसाब से जो है कंप्लीट हुआ। अब हम लोग का जो है नेक्स्ट टॉपिक होगा जो है संविधान के जो है भाग 6 और राज्य उच्च न्यायालय जो है पढ़ेंगे हम, कि उच्च न्यायालय का प्रावधान जो है कहाँ से कहाँ तक किया गया है, उसका गठन क्या है। दोस्तों अगर वीडियो जो है अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, जिससे हमको भी जो है यह पता चले कि जो है वीडियो जो है अच्छा है और इसे जो है लोग पसंद कर रहे हैं। और वीडियो को जो है अधिक से अधिक शेयर करिए, और नए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।